नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल आपके राइट टू सर्विस एक्ट के बारे में पूछा गया और आपको इनकी क्रोनोलॉजी बताने की सबसे पहले उसके बाद कहाँ पे ये राइट टू सर्विस एक्ट आया था। तो जो सेवा का अधिकार अधिनियम जो सबसे पहले आया था ये आपके 2011 में आपके पंजाब में आया था। और उसके बाद आपके 2012 में आपके असम राज्य में आया था। और 2013 में आपके गुजरात में आया था। और 2015 में आपके महाराष्ट्र में आया था। तो इस तरह से इनको आप सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो असम राज्य है ये आपके पूरे राज्य है। और असम की राजधानी आपकी दिसपुर है और 1950 में इसको राज्य बनाया गया था। और जो महाराष्ट्र है इसको आपको 1960 में राज्य बनाया गया था। और महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई है। और इसी मुंबई में आपके आरबीआई, नाबार्ड, सेबी का मुख्यालय है, एलआईसी और का मुख्यालय है। और जो गुजरात है इसको भी 1960 में राज्य बनाया गया था। और गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर है। और गुजरात भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य भी है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पंचामृत लक्ष्य किससे संबंधित है। तो जो ग्लासगो है ये आपके यूके में स्थित है। और यहाँ पे आपके 2021 में कॉप 26 का सम्मेलन हुआ था जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पंचामृत का लक्ष्य दिया था। और इस पंचामृत के जो प्रमुख घटक थे ये थे कि 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं को 500 गीगावाट तक बढ़ाना है। और कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करना है। और 2070 तक नेट जीरो कार्बन प्राप्त करना है। और नवीकरणीय ऊर्जा से आपके 50% एनर्जी की आवश्यकता को पूरा करना है। तो ये इसके प्रमुख घटक थे। तो ये जो पंचामृत का जो लक्ष्य था ये आपके जलवायु परिवर्तन से संबंधित थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि अनुच्छेद 66 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये आपके आर्टिकल 66 के तहत होता है। और ये ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में किस में उल्लेख किया गया था, संविधान के अनुच्छेद 66 में। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपके संसद के दोनों सदस्य या यूं बोलें कि लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और राष्ट्रपति के चुनाव में आपके संसद और राज्य की विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2025 तक भारत निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों या आयोगों का पक्षकार नहीं था। ये ऑप्शन कह रहा है कि जीव जंतुओं, वनस्पतियों के लुप्तप्राय प्रजातियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन। तो इसका तो भारत सदस्य बना था। और जो साइट से इसकी स्थापना आपके 1973 में की गई थी। और भारत ने 1976 में इसमें सिग्नेचर करे थे। और इसमें साइट्स में अभी 183 देश शामिल हैं। तो भारत इसका मेंबर है। बी ऑप्शन कह रहा है कि विश्व विरासत सम्मेलन। तो जो विश्व विरासत सम्मेलन है इसमें भी भारत ने 1977 में सिग्नेचर करे थे। और भारत इसका भी पक्षकार है। और 1972 में आपके विश्व विरासत सम्मेलन की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना आपके यूनेस्को के द्वारा की गई थी। और यूनेस्को की स्थापना आपके 1946 में की गई थी। और जो ये विश्व विरासत सम्मेलन इसका उद्देश्य है कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा करना है। जो व्यावसायिक सुरक्षा या स्वास्थ्य सम्मेलन है इसमें भारत ने अभी तक सिग्नेचर नहीं किए करे हैं। तो भारत इसका मेंबर नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय विलेहिंग आयोग है इसका गठन आपके 1946 में किया गया था। और 1981 में भारत ने इसमें सिग्नेचर करे थे। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि भारत इसका पक्षकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो जो 101वां संविधान संशोधन आया था ये आपके 2016 में आया था। और इसका संबंध आपके जीएसटी से था यानी वस्तु एवं सेवा कर से था, गुड एंड सर्विस टैक्स से था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण से जो संबंधित संशोधन आया था ये आपके 103वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम आया था। और ये आपके 2019 में आया था। और निर्वाचन क्षेत्र की परिसीमन आयोग का गठन अभी तक 4 बार किया गया है। पहली बार आपको 1952 में किया गया था, अंतिम बार आपके 2002 में किया गया था। और बीच में आपके 1963 और 1973 में किया गया था। तो ध्यान रखना 1952, 1963, 1973 और 2002 में। ये पूछ सकते हैं कि कितने बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, तो 4 बार किया गया है। और जो दल बदल कानून से संबंधित जो संशोधन था ये आपके 52वां संविधान संशोधन था। और ये आपके 1985 में आया था। और इस 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन आया था इसमें आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, या यूँ बोले कि दल बदल कानून से 10वीं अनुसूची का संबंध है।
तो जो 101वां संविधान संशोधन था ये आपके जीएसटी से संबंधित है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21वां आसियान भारत शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुआ था। तो जो 21वां आसियान भारत शिखर वार्ता सम्मेलन हुआ था ये आपके लाओस में हुआ था, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और लाओस आपके एशिया महाद्वीप का एक देश है और वियंतियाने इसकी राजधानी है। जो इंडोनेशिया है ये एशिया महाद्वीप का एक देश है और इंडोनेशिया की राजधानी आपकी जकार्ता है और इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। जो फिलीपींस है ये भी आपके एशिया महाद्वीप का एक देश है और फिलीपींस की राजधानी आपकी मनीला है और इसी मनीला में आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर या एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय भी है। जो वियतनाम है ये भी आपके एशिया महाद्वीप का देश है और वियतनाम की राजधानी आपकी हनोई है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके राइट टू फ्रीडम के बारे में पूछा गया। अनुच्छेद 19 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो जो राइट टू फ्रीडम का जो उल्लेख किया गया है आपके अनुच्छेद 19 में किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार इसमें 6 तरह की फ्रीडम की बात की गई है। सबसे पहले इसमें आपके बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। दूसरी जो फ्रीडम दिया गया है आपकी शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। तीसरा आपके किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार दिया गया है और चौथा आपके संघ बनाने की आज़ादी दी गई है। पांचवा अधिकार आपके देश में किसी भी क्षेत्र में आने जाने की आपको आज़ादी दी गई है और छठा अधिकार आप इसमें आपके देश के किसी भी हिस्से में निवास करने या बसने की आज़ादी आपको मिली है। तो ये शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार, किसी पेशे को अपनाने का अधिकार का संबंध आपके अनुच्छेद 19 से है, जबकि समान अवसरों का अधिकार आपके अनुच्छेद 19 से नहीं बल्कि आपके अनुच्छेद 16 से इसका संबंध है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा क्योंकि आपको बताना था कि इसमें कौन शामिल नहीं है अनुच्छेद 19 में। तो ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो जो मौलिक कर्तव्यों को जो संविधान में शामिल किया गया था आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था और इसके लिए जो कमेटी की सिफारिश की थी आपके स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इसको शामिल किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो शाह आयोग या शाह कमीशन है इसका गठन आपके 1977 में किया गया था और ना शाह कमीशन का गठन आपके जो आपातकाल 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था उसकी जांच के लिए इसका गठन किया गया था। जो प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसका गठन आपके 1966 में किया गया था और जो संतानम कमेटी है यहाँ पे या संतानम समिति है इसका गठन आपके 1962 में किया गया था और संतानम कमेटी की सिफारिश पर यहाँ आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग या सीवीसी की स्थापना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई थी और केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन आपके 1964 में किया गया था। तो पूछ सकते हैं कि सीबीसी का गठन आपके किस कमेटी के तहत किया गया था, तो संतानम कमेटी, ध्यान रखना। और मौलिक कर्तव्यों का आपके स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर शामिल किया गया था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने दो कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि लोकपाल की चयन समिति में राज्यसभा का सभापति भी शामिल होता है। तो पहला कथन गलत है। जो लोकपाल के चयन के लिए जो कमेटी बनी रहती है इसमें आपके एक तो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दूसरे आपके लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, तीसरे आपके लोकसभा के विपक्ष के नेता इसमें शामिल होता है और चौथा आपके भारत के जो मुख्य न्यायाधीश ये भी शामिल होता है और पांचवा सदस्य आपके प्रसिद्ध कोई विधि वेता होगा जिसका जो आपके राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। तो इन लोगों से मिलाकर आपके लोकपाल चयन कमेटी का गठन होता है। तो इसमें आपके राज्यसभा के सभापति इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो इस वजह से पहला कथन तो गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह में भारतीय लोक सेवकों पर लागू होगा। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम है ये भारत के भीतर और भारत के बाहर दोनों जगह भारतीय लोगों पर ये लागू होगा। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रालय नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1977 को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। तो जो केंद्रीय मंत्रालय नागरिक अधिकार संरक्षण नियम जो 1977 है इसको जो लागू करने के लिए जो उत्तरदायी है आपके गृह मंत्रालय उत्तरदायी है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भी उत्तरदायी है और जनजातीय कार्य मंत्रालय भी उत्तरदायी है, लेकिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किस वाद में न्यायालय के आदेशों की ऐच्छिक अवहेलना को न्यायालय की अवमानना घोषित किया गया था। तो जो एम.एच. सचदेव बनाम भारतीय संघवाद था, इसके तहत आपके संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपके ऐच्छिक अवहेलना को न्यायालय की अवमानना घोषित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल के दशकों में भारत की निशस्त्रीकरण नीति के बारे में कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन कह रहा है कि CCW के सभी पांचों नवाचार का पक्षकार है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो CCW के सभी जो 5 नवाचार या प्रोटोकॉल है, इसका भारत पक्षकार रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है कि FMCT और CD में वार्ता का समर्थन नहीं करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो भारत है ये आपके FMCT और CD की वार्ता का समर्थन नहीं करता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि भारत CWC का पक्षकार है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो CWC है यानी कि क्रिमिनल वेपन्स कन्वेंशन है, या यूं बोलें कि रासायनिक हथियार सम्मेलन है, इसका भी भारत पक्षकार है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, CTBT पर भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और इसको 1996 में हस्ताक्षर के लिए ओपन किया गया था। और CTBT आपके परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन गलत दिया गया है और इसमें भारत इसका समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके राइट टू एजुकेशन के बारे में पूछा गया, शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में पूछा गया, और आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि यह सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो राइट टू एजुकेशन जो है ये आपके सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने का एक प्रयास है। दूसरा कथन कह रहा है कि मूल संविधान के भाग 4 में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान प्रदान किया गया था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, इसमें आपके निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सी ऑप्शन कह रहा है कि 91वें संविधान संशोधन के बाद यह मूल अधिकार बना था। तो तीसरा कथन गलत है, जो 2002 में जो 86वें नंबर का संविधान संशोधन आया था, इसमें आपके शिक्षा को आपके मूलाधिकार बना दिया गया था, ना कि आपके 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस वजह से तीसरा कथन गलत है। और जो 91वें संविधान संशोधन है, ये आपके 2003 में आया था, और इसमें आपके मंत्रिमंडल के आकार का निर्धारण किया गया था कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा ये आपके 15% से अधिक नहीं होगा। तो इसमें पहला दूसरा कथन ठीक है, तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके नीति आयोग के संदर्भ में पूछा गया, और इसमें भी आपके 3 कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 2014 को हुई थी। तो पहला कथन गलत है, जो नीति आयोग का गठन किया गया था आपके 1 जनवरी 2015 में किया गया था। दूसरा कथन कह रहा है कि इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो नीति आयोग का गठन किया गया था ये आपके किसी एक्ट या किसी अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो तीसरा कथन भी गलत है, जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जो नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे आपके नरेंद्र मोदी थे, और वर्तमान में भी आपके नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग के अध्यक्ष है। और नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे आपके अरविंद पनगड़िया है, और वर्तमान में आपके अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। और वर्तमान में जो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है आपके डॉक्टर राजीव कुमार हैं। जिसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें पहला तीसरा कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल के आकार कुल लोकसभा के सदस्यों को 15% कर दिया गया था। तो जो 2003 में 91वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम आया था, इस अधिनियम के माध्यम से मंत्रिमंडल का आकार कुल लोकसभा के सदस्य का 15% कर दिया गया था। जिसमें जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, ये आपके 1993 में आया था, और इसमें आपके 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और 12वीं अनुसूची का संबंध आपके नगर पालिका से संबंधित है।
जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, ये आपके 2003 में आया था। और इसमें 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपके 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। और इसमें आपके डोगरी, बोडो डोगरी, मैथिली और संताली को ऐड किया गया था। जो 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया था, ये आपके 2002 में आया था। और इसमें आपके 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। और इसमें एक 11वें नंबर के मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। और ये माता पिता को ये कर्तव्य दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना उनका मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के मोबाइल न्यायालय के विषय में पूछा गया, और आपके सामने दो कथन है, और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि मोबाइल ई न्यायालय परियोजना के तहत न्यायालय कक्षों, कंप्यूटर, प्रिंट और इंटरनेट सुविधा युक्त मोबाइल गाड़ियों गांव में भ्रमण करेगी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो ये मोबाइल कोर्ट होते हैं, ये आपके गांव-गांव में जाके आपके न्याय दिलाने के काम करते हैं। और ये आपके इसमें आपके सभी कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट की सुविधा होती है। तो इसमें पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसके पीछे विचार यह था कि न्याय विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो ये मोबाइल कोर्ट है या मोबाइल कोर्ट है, इसका उद्देश्य यही था कि जो दूर दराज के जो गांव, दूरस्थ गांव है, वहां तक न्याय की सुलभ पहुंच हो सके हैं। तो पहला कथन भी ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद में अपनी राय देने के लिए निम्न में से किस अधिकारों को आमंत्रित किया जा सकता है। तो संसद में अपनी राय देने के लिए आपके जो मान्यवादी होता है, इनको आमंत्रित किया जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2023-24 में भारत वैश्विक व्यापार में आसियान का योगदान प्रतिशत संबंधित में कौन सा लेखांकन सही है। तो 2023-24 में भारत वैश्विक व्यापार में आसियान का जो योगदान का प्रतिशत देखें, तो भारत वैश्विक व्यापार का आपके 11% का योगदान करता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्तराखंड में विधानसभा के अध्यक्ष एवं प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह एक से अधिक बार किया गया है। तो जो हरवंश कपूर है, ये आपके उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष और प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह आपके एक से अधिक बार कर चुके हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और हरवंश कपूर आपके दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। जो गोविंद सिंह कुंजवाला, ये आपके तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। और जो अजय भट्ट है, ये आपके वर्तमान में आपके नैनीताल से सांसद हैं। और जो प्रकाश पंत हैं, ये आपके उत्तर अंतरिम विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2006 में उत्तराखंड के प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन का आयोजित किया गया था। तो जो प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन हुआ था, ये आपके 2006 में हुआ था। और ये सम्मेलन आपके राजधानी देहरादून में हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो हरिद्वार है, आपकी इसको 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और हरिद्वार आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाला, जनघनत्व वाला, पुरुष आबादी वाला जनपद है। जो मसूरी है, ये आपके देहरादून जनपद में आता है। और मसूरी को आपके पहाड़ों की रानी, पर्यटकों स्थलों के लिए फेमस है। और इसी मसूरी में आपके लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी भी स्थित है, जिसकी स्थापना आपकी 1969 में की गई थी। जो ऋषिकेश है, ये भी आपके राजधानी देहरादून के अंतर्गत आता है। और ऋषिकेश आपके गंगा और चंद्रभागा के संगम पर स्थित है। और ऋषिकेश को आपके योग नगरी, तीर्थ नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख उत्तराखंड के पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता है। तो जो कौन सा अभिलेख उत्तराखंड में पंचायतों द्वारा नहीं रखा जाता है। तो जो पंचायतों के द्वारा जो अभिलेख रखे जाते हैं, आपके जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर रखा जाता है। परिवार रजिस्टर भी रखा जाता है। और अनुदान का रजिस्टर भी रखा जाता है, लेकिन स्वास्थ्य का रजिस्टर नहीं रखा जाता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये बताना कि इनमें से कौन सही सुमेलित है। ए ऑप्शन प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष के आगे दे रखा आपका नित्यानंद स्वामी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। जो प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे, जो भारत में आपके केसिन योगी थे। और उत्तराखंड वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष आपके आर के धर थे। और नित्यानंद स्वामी जो थे, आपके उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। इस वजह से ए सही सुमेलित नहीं है। दूसरा, उत्तराखंड के प्रथम अधिवक्ता के सामने आपके नंदावल
नंदा वल्लभ तिवारी दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। जो उत्तराखंड के पहले मादी वक्ता थे, ये आपके ललिता प्रसाद नैथानी जी थे, ना कि आपके नंदा वल्लभ तिवारी। दूसरा भी सही सुमेलित नहीं है। तीसरा दे रखा है कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री के सामने आपके हिंदू कुमार पांडे दिए गए हैं, ये भी गलत दिया गया है। जो उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे, ये आपके नित्यानंद स्वामी थे, ना कि आपके हिंदू कुमार पांडे। उत्तराखंड की पहली महिला जो थी आपके राज्य पहली महिला जो राज्यपाल थी, आपकी मार्गरेट हलवा थी। ये सही सुमेलित दिया गया है। तो इसमें तीन तो गलत दिए गए, चौथा कथन आपका सही सुमेलित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस साल उत्तराखंड में जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा और राजी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था? तो 1968 में उत्तराखंड की जो जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा और राजी जनजाति है, इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। और 1969 में आपके कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और 1969 में ही आपके बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। और 1969 में ही आपकी इसरो की स्थापना भी हुई थी। और 1970 में आपके कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन हुआ था। 1970 में राष्ट्रीय कुमाऊं मोर्चा का गठन हुआ था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईएमएफ की अप्रैल 2025 की विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी? तो पहले तो ध्यान रखना कि जो विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट जो जारी की जाती है आपके आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो जीडीपी है आपकी 4,187 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें दो कथन दिए गए और आपको बताना कि इसमें कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि फेमा 1 जून 2000 से प्रभाव में आया। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो फेमा का जो पूरा नाम है आपके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। और ये आपके इसको 2002 में ये प्रभाव में आया था। और इसका उद्देश्य होता है कि भारत में बाहरी व्यापार और भुगतान को सरल और सुव्यवस्थित और तेज बनाना है। और फेम और जो फेमा का जो पूरा नाम है ये आपके फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट है। मैंने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट इसका पूरा नाम है। और जो फेरा है ये आपके दूसरा कथन कह रहा है कि फेरा मुख्यतः विदेशी ऋण दायित्व के लिए है। तो फेरा गलत दिया गया है, दूसरा कथन गलत है। फेरा का जो उद्देश्य है ये आपके भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के प्रभावी नियंत्रण और संरक्षण को सुरक्षित करना है। तो इस वजह से पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। और जो ये फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये आपके 1973 में आया था, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसे दो कथन दिए गए, कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड की कार्यपालिका में राज्यपाल राज्याध्यक्ष के रूप में सम्मिलित है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड की कार्यपालिका हो, किसी राज्य की कार्यपालिका हो, राज्यपाल राज्यसभा राज्याध्यक्ष के रूप में शामिल होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद भी शामिल होती है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो कार्यपालिका में आपके मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल भी शामिल होता है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन ठीक है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के विषय में पूछा गया और आपको बताना कि इस दो कथनों में से कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग 13 मई 2013 को अस्तित्व में आया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, ये आपके 13 मई 2013 को किया गया था। और उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग जो है ये आपकी राजधानी देहरादून में स्थित है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसका उद्देश्य शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाना है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य है ये आपके शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता को लाना है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन ठीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के बारे में पूछा गया और आपको बताना कि 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो विश्व व्यापार संगठन का जो 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हुआ था ये आपके अबू धाबी में हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो जिनेवा है ये आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसी जिनेवा में आपके डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है।
WMO का मुख्यालय है और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय भी है। जो ब्यूनस आयर्स है ये आपके अर्जेंटीना की राजधानी है। और जो कैमरून है ये आपके अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और ये आपकी गिनी की खाड़ी के किनारे स्थित है। और कैमरून की राजधानी ये आपकी याओंडे है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2024-25 के अनुसार किस राज्य का SDG इंडेक्स में स्कोर सबसे अधिक है। तो 2023-24 में SDG इंडेक्स इंडिया इंडेक्स में जो सबसे अच्छी रैंक है या सबसे अच्छा ज़्यादा जो स्कोर मिला है ये आपके केरल और उत्तराखंड को मिला है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो गोवा राज्य है यह भारत का 25वें नंबर का राज्य बना था। और गोवा को आपके 1961 में आपके पुर्तगाल से आज़ाद किया गया था। और 1987 में इसको राज्य बनाया गया था। और गोवा की राजधानी आपकी पणजी है। जो तमिलनाडु है ये आपके दक्षिण भारत का एक राज्य है। और तमिलनाडु को आपके 1956 में राज्य बनाया गया था। और तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित घटकों की हिस्सेदारी का सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम का सही अवरोही क्रम क्या होगा। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम से इनको बताना है। तो मार्च 2025 तक भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार की जो सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी थी ये आपकी विदेशी मुद्रा संपत्ति की थी। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी थी आपके स्वर्ण भंडार की थी। और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी थी आपकी SDR की थी। और SDR का पूरा नाम होता है स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स। और चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो भागीदारी थी या हिस्सेदारी थी आपकी जो IMF के पास जो आरक्षित स्थिति रखी गई है। तो इसमें सबसे पहले आपका विदेशी मुद्रा संपत्ति, फिर स्वर्ण भंडार, फिर SDR, फिर IMF के पास आरक्षित स्थिति। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करा कि भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जेल में रहने की लागत की अवधारणा का उपयोग किसने किया था। तो भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जो जेल में रहने वालों की जो लागत का जो अवधारणा का जो उपयोग किया था यह आपके दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दादा भाई नौरोजी आपके उदारवादी दल के नेता थे। और दादा भाई नौरोजी आपके कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार आपके 1986 में बने थे जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। दूसरी बार आपके 1893 में बने थे जब लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। और तीसरी बार आपको 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था तब इसकी अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी का जन्म आपके गुजरात के पोरबंदर में 1969 में हुआ था। और गांधी जी का सबसे पहला जो सत्याग्रह था ये आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और CD देशमुख जो थे ये आपके एक प्रसिद्ध सिविल सेवक थे। और CD देशमुख आपके RBI के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी सॉरी RBI के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। जो वल्लभ भाई पटेल थे ये प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी, समाज सेवी और प्रसिद्ध लेखक विद्वान थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले गृह मंत्री थे। और 1931 का जो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी आपके वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करा कि नीति आयोग के वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो 2022-23 में जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया था ये आपके नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। और इसमें सबसे अच्छी जो रैंक थी आपकी उड़ीसा राज्य की थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये आपके जब उत्तराखंड बना था तब छत्तीसगढ़ राज्य का भी निर्माण हुआ था। और छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आपको बताना है जो योजनाएं दी गई है सबसे पहली योजना कौन सी आई थी उसके बाद कौन सी योजना आई थी। तो जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है IRDP योजना जो आई थी ये आपकी 1978 में आई थी। जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी आपकी 1995 में की गई थी। और जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी आपकी 1993 में की गई थी। और जो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी आपकी 1983 में हुई थी। तो इसमें सबसे पहले आपका ग्रामीण समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आएगा, फिर आपके ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आएगा, फिर आपके प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम आएगा, फिर आपके ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आएगा। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा सूचक जीवन स्तर निर्धारण के आयाम में नहीं है।
तो जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ये आपके नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इसको 3 आयामों के आधार पर इसको मापा जाता है। और ये 3 आयाम आपके स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। और इन 3 आयामों में आपके 12 संकेतक हैं, जिनमें आपके 7 संकेतक तो आपके जीवन स्तर के निर्धारण से संबंधित है, दो संकेतक आपके 3 संकेतक आपके स्वास्थ्य से संबंधित है और 2 संकेतक आपके शिक्षा से संबंधित है। तो ध्यान रखना, इसमें 3 तो आयाम है और 12 संकेतक है। और जो जीवन स्तर में जो 7 संकेतक है, ये आपके एक तो पहला तो आपका बिजली है, दूसरा आवास है, तीसरा आपका संपत्ति है, चौथा आपका बैंक खाता है और पांचवा आपका पीने का पानी है, छठा आपका पकाने का ईंधन है और सातवां आपका स्वच्छता है। लेकिन जो स्कूली शिक्षा का जो वर्ष है, ये आपके जो शिक्षा का संकेतक है, इसके 2 संकेत है, एक तो स्कूली शिक्षा में वर्ष है और दूसरा आपके स्कूली में उपस्थिति है। और स्वास्थ्य में 3 संकेतक है, एक तो आपका पोषण है, दूसरा आपका बाल मृत्यु दर है, तीसरा आपके मातृ स्वास्थ्य है, यानी माताओं का स्वास्थ्य है। तो ये ध्यान रखना, आपके 12 तो संकेतक है, 3 आयाम है। तो इसमें जो स्कूली शिक्षा का वर्ष है, ये आपके शिक्षा का सूचक है, ना कि आपके जीवन स्तर का निर्धारण। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये जीवन स्तर का निर्धारण का सूचकांक नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में पूछा गया और आपको जो एक तरफ सत्र दिए गए, दूसरी तरफ स्थान दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो COP27 का जो सम्मेलन हुआ था, ये आपके मिस्र में 2022 में शर्म उल शेख में हुआ था। और जो COP28 का जो सम्मेलन हुआ था, ये आपके 2023 में यूएई के दुबई में हुआ था। और जो COP29 का सम्मेलन हुआ था, ये आपके अजरबैजान की राजधानी बाकू में 2024 में हुआ था। और COP30 का जो सम्मेलन होना है, आपके ब्राजील के बेलेम में नवंबर 2025 में होगा। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके वैश्विक पर्यावरण सुविधा के बारे में पूछा गया है, यानी ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी के बारे में पूछा गया। और इसमें 3 कथन दिए गए, आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि प्रारंभिक GEF यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा स्थापित करने पर सहमति 1990 में की गई थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा को स्थापित किया गया था, इसमें जो सहमति बनी थी आपको 1990 में बनी थी। दूसरा कथन कह रहा है कि UNEP और विश्व बैंक EMF परियोजना को लागू करने के लिए प्रारंभिक भागीदार थे। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी का जो को स्थापित करने का जो श्रेय दिया जाता है, ये आपको UNDP, UNEP और वर्ल्ड बैंक को जाता है, या इसके ये भागीदार रहे थे। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत GEF का दाता और प्राप्तकर्ता दोनों है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, भारत ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी का दाता भी है और प्राप्तकर्ता भी है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन ठीक है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा।